नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम जो है दृष्टि की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में हिस्ट्री की सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल, इसके प्रश्न देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में लगभग 75 प्रश्न के आसपास हैं, उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए मैं सेशन को प्रारंभ करता हूं, पर यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य, राजस्थान में एक किला। तो बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ दोस्तों नवपाषाण स्थल है। क्या है? नवपाषाणिक स्थल है, जो कि बोलन घाटी में स्थित है। और बोलन घाटी कहां है? बोलन घाटी है दोस्तों पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, बेलन घाटी अलग है, बोलन घाटी अलग है। बोलन घाटी कहां पर है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ से एक समय था जब हम पुस्तकों में पढ़ते थे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से, गेहूं के। हालांकि जो नवीन खोज हुई है उसमें अब कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वह प्राप्त हुए हैं संत कबीरनगर लहोरा देव से। ठीक है, तो मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल है, नवपाषाणिक बस्ती है। दूसरा प्रश्न है सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? यानी कि जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो दोस्तों 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को 1750 में टी फेंथलर ने खोजा था। अगर आपसे पूछ ले खोजा किसने था, तो टी फेंथलर ने खोजा था। और इन्हें पढ़ने में सफलता हासिल किसे हुई है, तो जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, इस तरीके से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ही आप उसका उत्तर देंगे, क्योंकि खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के अभिलेख थे जिन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और यदि खोजा पूछ ले तो टी फेंथलर। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र के प्रेम की कहानी है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले तो आप बताइए शुंग राजवंश का संस्थापक है कौन? तो शुंग राजवंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और उसी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, जिसे विदिशा का उपराजा उसने घोषित किया था। और उसके प्रेम संबंधों पर एक पुस्तक लिखी है कालिदास ने। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, यानी काफी समय बाद इस पुस्तक की रचना की गई है, लेकिन इस पुस्तक को कालिदास ने लिखा है और उसका क्या नाम है? मालविकाग्नि मित्र। कालिदास की अन्य पुस्तकों के बारे में बात की जाए तो इसकी एक अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, रघुवंश है, कुमार संभवम है। सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप यहां याद रखिएगा मालविकाग्नि मित्र। चलिए अगला है पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? आपको असत्य कथन बताना है दोस्तों। पहला कथन है आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। ये बिल्कुल सही है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये भी ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। कागज की मुद्रा का कोई चलन नहीं था दोस्तों। प्राचीन भारत में हमें सिक्के मिलते हैं, और वे सिक्के जो है या तो तांबे के बनते थे, चांदी के बनते थे, सोने के बनते थे। सातवाहन काल में शीशे के सिक्के भी हमें मिलते हैं, मिश्र धातुओं के बने हुए सिक्के मिलते थे। लेकिन कागज की मुद्रा का चलन प्राचीन भारत में नहीं था। यह आधुनिक भारत में जो है कागज की मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि अंतिम कथन भी ठीक है, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। चलिए आगे देखते हैं।
5वां प्रश्न है, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? आपको सही कथन बताने हैं दोस्तों। कुछ 3 कथन दिए हैं, नीचे कूट दिए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बिल्कुल सही बात है ये बात। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश होते थे, यानी राज्य का आदेश लिखा होता था। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। ये भी ठीक है दोस्तों कथन। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। ये भी सही है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिशेन ने करी थी, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है वो। तो तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी है? हरिशेन ने। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण या मेगोलिथ कहा जाता था? तो महापाषाण होता क्या था दोस्तों? दक्षिण भारत में व्यक्ति की लाश के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख करके कब्रों का निर्माण किया जाता था, जिन्हें मेगोलिथ कहते थे, या उन्हें ही हिंदी में हम महापाषाण कहते हैं। तो महापाषाण या मेगोलिथ वास्तव में क्या थी? तो ये जो है कब्र के प्रकार थे। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है? तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण है, जिसकी रचना किसने करी है? जिसकी रचना करी है पाणिनि ने। किसने करी है? पाणिनि ने। तो पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा या से कथन सही है? आपको सही कथन बताने हैं दोस्तों। देखिए ये तो दृष्टि की पुस्तक है, तो इसमें तो टफ क्वेश्चंस हैं ही। वैसे भी आरओ, एआरओ, एपीएस, पीसीएस, इनमें प्रश्नों का लेवल आजकल बहुत हाई हो चुका है दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कीजिए, आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अगला है, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती थी। जातक कथाएं जो है बुद्ध के पूर्व जन्म के चमत्कारों की, बुद्ध के समय की राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देने वाले जो ग्रंथ होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है, यानी ये कथन हमारा सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। तो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, वह आर्थिक नहीं बल्कि कैसा ग्रंथ है? वह एक राजनीतिक ग्रंथ है। वर्तमान में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो ग्रंथ या बुक्स होती हैं वो आर्थिक होती हैं, पर कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र जो लिखी है वह राजनीति के सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है, यानी कि ये जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की बात की जा रही है। दक्षिण भारत के ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। देखिए दक्षिण भारत में ईंटों के नहीं बनते थे बल्कि पत्थरों के बनते थे। कैसे याद रखेंगे? अभी अभी हमने देखा दक्षिण भारत में महापाषाण होते थे, मेगोलिथ होते थे, कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, यानी दक्षिण भारत में पत्थरों का प्रयोग हो रहा है। जो विहार या जो मंदिर बनाए जाते थे वो ईंटों के न बन करके पत्थरों के बनाए जाते थे, तो ये जो है गलत हो जाएगा। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर अवशेष आकर्षण का केंद्र थे, तो पूर्वी भारत में ईंटों से निर्मित मंदिर बनते थे। यानी दक्षिणी भारत में पत्थरों से निर्मित और पूर्वी भारत में ईंटों से निर्मित, यानी कि सही कथन पूछा है तो न तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां
अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुई हैं। देखिए अशोक के अभिलेखों में जो लिपि मिलती है दोस्तों, वो सीधी सी बात है, ब्राह्मी लिपि मिलती है, अरामाइक लिपि मिलती है और साथ ही खरोष्टी लिपि मिलती है। भाषा, प्राकृत और लिपि, ये तीन। इतना याद रखिएगा, देवनागरी लिपि नहीं मिलती है, यानी जहां जहां देवनागरी है उसे तो आप काट दीजिए पहली फुर्सत में। और शारदा लिपि भी नहीं मिलती है, सिर्फ तीन लिपि हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। भाषा, प्राकृत, लिपि कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं का सही क्रम कौन सा है? देखिए जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वेदों की रचना की गई है। किसकी की गई है? सबसे पहले वेदों की रचना की गई है। वेदों के उपरांत इन वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के उपरांत आरण्यक की रचना हुई है और आरण्यक के उपरांत उपनिषदों की रचना हुई है। सबसे अंत में जो वैदिक साहित्य लिखा गया है वो ये उपनिषद ही हैं। इसी वजह से इन्हें वेदांत कहा जाता है, यानी वेदों के अंत में जिसकी रचना हुई हो। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, आप देख लीजिए, वेद मतलब वैदिक संहिताएं, तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन आपको ढूंढना है। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में मेषचर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। देखिए प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी, ये समझ में आ गया, लेकिन भारत में तो आपने देखा होगा ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ना कि किसी की खाल पर या लकड़ी के फलकों पर, काष्ठ फलकों पर या मेषचर्म पर नहीं, बल्कि किस पर लिखी जाती थी? ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। इसका मतलब ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। देखिए वेदांत अलग हैं और वेदांग अलग हैं। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है, जबकि वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, तो वेदांग अलग है और जो है वेदांत अलग है। तो वेदांगों की रचना भी वैदिक मूल ग्रंथ जो थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनका अर्थ समझने के लिए की गई थी, यानी कि ये कथन आपका सही हो जाएगा। और व्याकरण की रचना पाणिनि द्वारा की गई है, ये भी अभी हमने देखा, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी 2 और 3 ये आपके सही हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। ये भी सही है। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अभी अभी हमने देखा ब्राह्मी के साथ साथ अरेमाइक और खरोष्टी में भी अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। इसका मतलब यही कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कथन असत्य हो जाएगा। जबकि हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए सुमेलित करना है आपको। एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनकी जो है पुस्तकें दी हुई हैं। आपको सुमेलित करके बताना है। A.L. बॉशम, A.L. बॉशम की पुस्तक है दोस्तों वंडर दैट वॉज इंडिया। क्या है? वंडर दैट वॉज इंडिया। D.D. कौशाम्बी की पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। राजेंद्र लाल मित्र की बुक है इंडो आर्यंस। और के नीलकंठ की जो पुस्तक है वो कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। यानी 2, 3, 4, 1 देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है।
तो ये दिया हुआ बी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी लेखकों के क्वेश्चंस है ना उन्हें आप याद रखेंगे, लेखक अक्सर पूछे जाते हैं। और एपीएस में तो पूरा एक जो हेडिंग है वही दी हुई है प्रमुख लेखकों के ऊपर, ठीक है। तो उसमें आधुनिक भारत के और प्राचीन भारत के हर तरह के लेखक पूछे जाते हैं। चलिए, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहलाता था, ठीक है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो दोस्तों पुरालिपि शास्त्र नहीं बल्कि उसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र, और पैलियोग्राफी नहीं बल्कि उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिग्राफी, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। तो तिथि का अध्ययन क्या कहलाता है, पुरालिपि शास्त्र, जिसे पैलियोग्राफी कहते हैं, यानी उल्टा कर दिया है। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी, जबकि लिपि का जो अध्ययन है वो पुरालिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहलाता है। दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन, सॉरी लिपि का नहीं बल्कि डेट्स का अध्ययन। तो ये स्टेटमेंट जो है दोनों पलट दिए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें सत्य कथन बताना था, सत्य पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों ही कथन जो हैं असत्य हैं। अगला है, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सांद्रोकोट्स का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सांद्रोकोट्स, ये सभी नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग होते हैं। और एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, सांद्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ये सबसे पहले किसने बताया था, तो ये बताया था दोस्तों विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स की जो पहचान है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, यानी ये बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बन के आया था, नहीं। मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी है वो किसके दरबार में आया था, वो आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी ये जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। बल्कि हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। फायान और हेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वाले के लिए भारत आए थे, ये भी ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा, बी, यानी जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ना कि अशोक के। अगला सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी हुई हैं। आप बताएंगे सही उत्तर क्या है। देखिए, मेगास्थनीज आसान सा है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, यानी ए का 3। देखिए, एक पता है, उत्तर मिल गया आपको। बाकी याद रखिएगा, टॉलेमी की पुस्तक पूछी जाएगी तो ज्योग्राफी, प्लिनी की आपसे पुस्तक पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, नेचुरल हिस्टोरिका, और अगर हेनसांग की पूछे तो CU की। फायान की कौन सी है, फोक्यो की, और हेनसांग की कौन सी है, CU की, यानी 3, 1, 2, 4। अगला भी सुमेलित करने का है दोस्तों, एक तरफ लेखक हैं दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, आपसे सुमेलित करने को कह रहा है। तो फिर देखिए, बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी है, हर्षचरित, हम सभी को पता है। वैसे आपको ये बिल्हण की भी पता होनी चाहिए, विक्रमांक देव चरित। तो देखिए मिल गया 3, 4। बाकी अतुल की कौन सी हो जाएगी, अतुल की हो जाएगी मूसिक वंश, और संध्याकर नंदी की हो जाएगी रामचरित, यानी 3, 4, 2, 1। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। देखिए, प्राचीन काल के भारत में पंचमार्ग सिक्के, आहत सिक्के चलते थे जो कि चांदी के बने होते थे। ठप्पा मार करके ये सिक्के बनाए जाते थे। एक तरीके से कोई भी पशु पक्षी की आकृति ली और उसका एक सांचा सा होता था, ठप्पा मार करके इन सिक्कों को बनाते थे। इस वजह से इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के, निशान बना दिया ना, पंचमार्ग बना दिया, तो पंचमार्ग सिक्के इन्हें कहते थे। ये चांदी के बने होते थे। आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में विचार करते हुए सत्य कथनों की पहचान कीजिए। देखिए, आपको सत्य कथन बताना है। पुरापाषाण युग का मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। देखिए, 3 बातें याद रखिएगा, एक पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण का जो मानव है ना वो शिकार करता है, और भोजन शिकार विकार मिल गया उस भोजन को उठा लाता है, खा लेता है, बचा कुचा रख देता है, फिर खा लेता है। तो वो खाद्य संग्रह पर अपना जीवन निर्वाह करता था, इस ठीक है।
मध्य पाषाण में उसने जानवरों को पालना सीख लिया और नव पाषाण में उसने खेती करना सीख लिया है। तो नव पाषाण तक आते आते मानव खाद्य उत्पादक बन गया है, जबकि पुरा पाषाण में मानव खाद्य संग्रह करता ही है, यानी पहला ठीक है। इस युग के औजारों में विदर्णी और खंडक शामिल थे, ये भी ठीक है। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला है, पुरा पाषाण के संदर्भ में विचार करते हुए सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ऊपरी पुरा पाषाण में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ था। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और निम्न पुरा पाषाण। तो ये जो ऊपरी पुरा पाषाण है ना, इसी में आज के समय का ये जो मानव है जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसका उदय हुआ। उससे पहले दूसरे मानव हुआ करते थे, पर होमो सेपियंस इसका उदय कब हुआ है? तो इसका उदय ऊपरी पुरा पाषाण काल में हुआ है। मध्य पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था, ये भी ठीक है दोस्तों। यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। 22वां प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। इस युग के लोग पशुपालन करते थे, ये ठीक है। इस युग के लोग पशुपालन करते थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग होता था। देखिए, सूक्ष्म छोटे छोटे हथियार बनने लग गए थे, इसी वजह से मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं। तो ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले थे। तो मध्य पाषाण काल के जो फैलाव है वो गोदावरी नदी नहीं बल्कि कृष्णा नदी के दक्षिण तक था। कृष्णा नदी के दक्षिण तक। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये हो जाएगा गलत। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से और आदमगढ़ के साथ साथ बागौर से प्राप्त हुए, यानी कि 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा दोस्तों सी। पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग की कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इस काल में अनाज पर जीने वाले पर्किंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे, ये गलत है दोस्तों। चित्र तो बनाए जाते थे, भीमबेटका की गुफाओं से हमें कई चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं, लेकिन वो जो पक्षी होते थे वे वही पक्षी होते थे जिनका शिकार करता था उस समय का मानव। ठीक है, तो यह पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए, ये ठीक है। यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी 23 का बी। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो कृषि का जो उत्पादन है सबसे पहले कहां पर हुआ है? तो नव पाषाण काल में हुआ है। और नव पाषाण काल में भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो वह मिलते हैं हमें लहोरा देव से। और लहोरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। नव पाषाण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? आपको बताना है कौन सा से सही है। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है, सही है। कश्मीर में बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास में रहते थे, ये भी ठीक है। बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। तो जो चाक का उपयोग है वो किस काल में शुरू हुआ? तो वो भी आपका जो है नव पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ है। यानी आपकी जो है तीनों कथन सही हो जाएंगे। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक काल के गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो गुफाओं में से चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बवती कहा जाता है? तो ताम्बवती के नाम से कौन सा फेमस है? वो फेमस है दोस्तों आहड़। और आहड़ कहाँ पर है? आहड़ है आपका राजस्थान में।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है? दैमाबाद, सोनगांव, इनाम गांव या चंदौली? तो खाई से घिरा हुआ कौन सा गांव है दोस्तों? इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युगीन बस्ती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब गुप्त वंश के क्वेश्चन कराएंगे तब दोबारा ऐसे देखेंगे। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हमें मंदसौर अभिलेख से मिलता है और ये कुमार गुप्त के काल का है। इसमें लिखा है कि तंतुवाय श्रेणी यानी जो जुलाहों की श्रेणी होती थी वो गुजरात के लाटपुर में रहती थी, पर समय के साथ वो वहां से चली गई। और कहाँ चली गई? तो पश्चिमी मालवा के दशपुर में। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख से होता है? वो होता है दोस्तों मंदसौर अभिलेख से। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन महाभारत, ये तो नहीं है। रामायण भी नहीं है। शिल्पकादिरम या मृच्छकटिकम? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर है आपका मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में एक दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त का वर्णन हमें मिलता है। और मृच्छकटिकम की जो रचना है वो किसने करी है दोस्तों? वो करी है शूद्रक ने। किसने करी है? शूद्रक ने। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? हड्डी से बने हथियार का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये लोग भवन निर्माण कला जानते थे, ये भी ठीक है। पिक्कली हल में नवपाषाण कालीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं, ये भी आपका ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पिक्कली हल में नवपाषाण कालीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। गुफ्फ कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। तो ये दोस्तों गुफ्र कराल से नहीं बल्कि कहां से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके अवशेष दिए हैं। देखिए हमें चलिए कुछ नहीं आता, तो मेहरगढ़ तो हमने देखा कि संत कबीर नगर लोहरा देश से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के, पर इससे पहले उत्तर हुआ करता था मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ का क्या हो गया? कृषि हो गया। तो पहला ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा बुर्ज होम गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो डी के आगे 2, यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता। प्रश्न का उत्तर क्या है? 3 4 1 2। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। बाकी याद रखिएगा पिक्कली हल से राख के ढेर और चिरांद, ये भी नवपाषाण कालीन स्थिति स्थल है और यहाँ से हड्डी के हथियार मिले हैं। तो मेहरगढ़ कृषि हो जाएगा, पिक्कली हल राख के ढेर, चिरांद हड्डी के हथियार और बुर्ज होम के लिए क्या हो जाएगा? गर्तावास। चलिए, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। ये ठीक है दोस्तों, कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे इस समय के लोग जो थे। पक्की ईंटों से बने घर नहीं होते थे बल्कि कच्ची ईंटों से बने घर होते थे। इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरिस, आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। ये भी ठीक है दोस्तों, दोनों कथन सही हो जाएंगे, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन छांटना है। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस काल के लोग नगरीय समुदाय नहीं बल्कि ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो ये कथन भी आपका जो है ठीक हो जाएगा। आहड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो आहड़ जो है मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में, यानी ये कथन गलत हो जाएगा। सही कथन कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 2, यानी कि ए। चलिए, 2 पार्ट में इस चैप्टर को हम तोड़ेंगे, तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, और 35 क्या है? ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है। और सत्य कथन पहचानिए। सत्य कथन पहचानिए। ठीक है। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। ये ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, तो ये भी ठीक है। बाजरा भी उगाते थे, धान भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे। यानी 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 का हो जाएगा डी। तो दोस्तों अगले 35 प्रश्न लेकर के हम अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।